सतीश सर, आपने एक बार मुझसे निजी बातचीत में बताया था कि आप उस दौर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ठीक ठाक भूमिका में थे बतौर छात्र, जिस दौर में मंडल कमीशन का एजिटेशन चल रहा था। और मैंने यशवंत सिन्हा से भी इस बारे में एक बार बात की थी, तो निजी बातचीत में उन्होंने बताया था कि उनको घेर लिया गया था मॉरिस नगर इलाके में। उस दौर में यह भी देखा गया कि राजीव गोस्वामी के आत्मदाह के बाद खुद प्रधानमंत्री कई कई दिनों तक लगातार सफदरजंग अस्पताल में राजीव गोस्वामी को देखने गए। लेकिन आज एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रसारण करने की कोशिश होती है और उस प्रसारण के समय बिजली काट दी जाती है, इंटरनेट का कनेक्शन काट दिया जाता है और उसके बाद पत्थर बरसाए जाते हैं। ये कौन से समाज में, कहाँ आ गए आप और हम सब लोग? जब आप छात्र थे तब इस तरह की चीजें थी, आप बड़े चैनल को लीड कर रहे थे। तब अर्जुन सिंह के आरक्षण के खिलाफ मुझे याद है उस दौर में एक बड़ा सा आंदोलन चल रहा था, एम्स से लेकर आईआईटी तक सड़क पर थी, सब आप लोग कवर कर रहे थे। और आप जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोगों के साथ बैठे हैं, तो क्या हिंदुस्तान को और जेएनयू को डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है स्टूडेंट्स की, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को और छात्रों को? ये किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई नेता औपचारिक रूप से किसी चीज का कभी नहीं रहा। भूमिका हर व्यक्ति की होती है, होती रहती है जी। और हम लोग उस दौर के लोग हैं जो अभी भी जीने की कोशिश करते हैं कि वैचारिकी में उदारवाद होना चाहिए। आपकी भी बात सुने, हमारी भी बात सुने और दूसरे की बातचीत में विचार विमर्श हो, वाद विवाद हो, तर्क वितर्क हो, जो वितर्क नहीं हो तर्क हो, तर्क बनाम तर्क हो। और ये सारी बातें, मतलब क्या कहे उसको, वेरियस व्यू पॉइंट्स, आइडियोलॉजीज, वो आपस में अपना कंपीट करे, आचार मतलब आदान प्रदान हो। लेकिन आज का जो दौर है, अभिषेक जी या अभी तो प्रोफेसर साहब भी हैं और अपने डॉक्टर सुनीलम भी हैं, तो वो ये दौर जो है ना, हमको लगता है कि एक प्रकार से ये मान लिया गया है कि एक वैचारिक अधिनायकवाद है कि जो हिंदुत्व है, जो हिंदू नेशनलिज्म है, जो मोदित्व है, वही सब कुछ है और बाकी कोई कुछ नहीं। तो ये जो जो कहते हैं ना कि जो टॉलरेंस, एकोमोडेशन, डाइसेंट, ये जो शब्द हैं, वो इस लिबरल, ये इनकी आइडियोलॉजी में फिट नहीं होता। तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि चाहे ये कभी कश्मीर फाइल्स को लेकर कोई एक बात कह दी जाती हो कि भाई इसको देखना चाहिए, लेकिन दूसरे तरफ कोई और बात आती है तो उस पर बैन लग जाता है। तो वो टॉलरेंस नहीं है, एक बात ये। दूसरी बात यह है कि जेएनयू का भी विवादों से पुराना नाता, इसमें कहीं से दो राय नहीं। अभी प्रोफेसर अभिकांत जी कह रहे थे कि इंदिरा जी ने ऐसा किया था, तो वह भी एक सच्चाई है कि क्या संजय गांधी जेएनयू में गए थे, नहीं गए थे, उस समय क्या हुआ था, किस प्रकार की स्थितियां बनी थी, ये सब भी रहा। तो वैचारिकी के दृष्टि से अमूमन जो है जेएनयू जो है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, एक अलग एक्सट्रीम व्यू का माना जाता रहा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वामपंथियों का गढ़ रहा। आपने भी एक चीज का जिक्र किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ठीक वही वक्त है या उससे एक आध साल पहले का होगा जब फ्री थिंकर्स की जेएनयू में एंट्री हुई थी और उन्होंने अपना झंडा बुलंद किया। तो मुझे उस समय का भी याद है, हम भी जेएनयू जाते थे तो उसको लेकर के वहां बहुत रेसिस्टेंस था, वामपंथी भी उसको भी लेकर बहुत रेसिस्ट करते। और एक चीज हमने ये भी पाया कि वामपंथी भी जिस तरह से वैचारिकता के एक चरमोत्कर्ष पर एक ध्रुव पे होते हैं, ठीक इसी प्रकार से जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो भी एक्सट्रीम पे होती है, वो भी डाइसेंट को स्वीकार नहीं करती। वामपंथी भी नहीं करते थे, इतना हम मानते हैं, इसलिए वामपंथियों में कई तरह के डिवीजन भी हुए। तो ये है कि इसका एक, जो मैंने कहा कि विवादों में या उसकी सुर्खियां बनती है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एक इस प्रकार से एक पर्सनालिटी है कि ये वैचारिकी के दृष्टि से, फ्रीडम ऑफ स्पीच की दृष्टि से ये दुनिया भर में वॉइस है और ये लिबरलिज्म का एक वॉइस है।
तो वो कभी कोई सत्ता इस तरह जिस तरह में हम अभी रह रहे हैं वो कभी नहीं चाहेगी कि वो फले फूले। तो हमें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कल को उस विश्वविद्यालय का कोई रूपांतरण कर दिया जाए, नाम बदल दिया जाए। तो ये इनके स्कीम में नहीं है। तो लिबरल लिबरल थॉट ही नहीं। तो आप इसको देख लीजिए। तो ये तो उनके निशाने पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी शुरू से ही रहा है और वहां पर एबीवीपी घुसने का कोशिश की, बहुत हद तक घुस भी गई। तो ये एक संघर्ष है। जी और सर, 2001 वो में अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में वहां पर जेएनयू में प्रेसिडेंट भी एबीवीपी का जीता था, तब भी इस तरह का बवाल नहीं हुआ। लेकिन आज के दौर में इस तरह का बवाल क्यों हो रहा है, ये बड़ा आश्चर्य है। देखिए जबकि अभी उसी जो स्कूल हुआ से कि वो मुख्यमंत्री ने अभी डॉक्यूमेंट, रेस सुनिए ना, वहीं से पढ़ रही है। देखिए जो डॉक्यूमेंट्री पर सरकार का फैसला है बैन करने का, तो उस आधार पर तो आप सरकार को क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये फिर बैन का उल्लंघन है। दूसरा, सरकार ये तर्क रखना चाहती होगी कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी जी को क्लीन चिट मिली हुई है, दो बड़े आधार हैं। तो तीसरा ये है कि फिर वो इस तरह से प्रोपेगेंडा होगा कि ये लोग देखिए, ये लोग जानबूझ के बवाल खड़ा करना चाहते हैं। अब सवाल ये है, जो मैं यही बात कहना चाह रहा था कि ये 56 इंच वाली सरकार, ये अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी मतलब एक प्रकार से अंगूठा दिखा रही है कि आप वहां पर आप प्रेस ड्यू, फ्रीडम ऑफ स्पीच आदि आदि डॉक्यूमेंट्री वगैरह हो सकता है, लेकिन जो राष्ट्रीयता और जो हमारा नेशनलिज्म है या हमारा जो ताकत है, जो स्टेट की ताकत है, जो मोदी जी की ताकत है, वो हम दिखाएंगे। हम 56 इंच अपना दिखाएंगे। आप वो कहने को ये भी कह देंगे कि तो भाई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक ने तो एक प्रकार से इन्हीं के हाँ में हाँ मिलाई है। तो कई तरह की बात चलेगी, क्योंकि ये एक किसी प्रकार से अब जो है वो हिंदुत्व को तो और ये आक्रामक करने वाले हैं। तो वैसे स्थिति में किसी चीज को रेसिस्ट करने वाली जो फोर्सेस हैं, विरोध में खड़ा होने वाली फोर्सेस हैं, जो अपना इस तरह से अपने को रेसिस्टेंस में दिखाएगी, हमको नहीं लगता है कि उसको ये सरकार और जो चाहे जितने इनसे जुड़े संगठन हैं, जो पार्टी के स्तर पे भी और सरकार के स्तर पर भी, ये किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए जेएनयू जो था फर्स्ट रेसिस्टेंट था, और अगर अब ये पैदा हो जाता और ये सफल हो जाते हैं जेएनयू वाले, तो ये एक नया रेसिस्टेंस होगा। इस रेसिस्टेंस को ये सरकार नहीं बर्दाश्त करेगी। ये बड़ी बात है। अब ये आप कहेंगे कि आपका विचार क्या है, तो मैं कहूंगा कि मैं तो लिबरल हूं, तो मैं चाहूंगा कि इस तरह के दोनों सब सारे विचारों को एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन अब वो हम सोचते हैं ना, आप सोचते हैं ना, वो सरकार उससे जुड़े संगठन जो है वो बिल्कुल नहीं सोचते।